कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे जंगल में आने वाले लोगों को लूटने के बाद आराम कर रहे हैं। तभी उसमें से एक लुटेरा जंगल के घने इलाकों में खुद को राहत देने जाता है और जमीन पर एक अजीब लोहे का मुखौटा देखता है। जैसे वो आगे बढ़ता है वो एक अंधेरे गुफा तक पहुंच जाता है और जब वो उस गुफा में दाखिल होता है तो अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है और वो वहीं धंस कर मारा जाता है। इसके बाद हम एक अमीर आदमी वॉरेन को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ इंडोनेशिया के उनाना जंगल में मौजूद जापानी मिलिट्री बंकर पर रिसर्च करने आया है। ये बंकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूलिंग और एक साइंटिस्ट री है। उनके साथ कुछ फौजी भी उनकी रक्षा के लिए आए हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए वो सभी अचानक एक खदान के पास पहुंच जाते हैं। तो वॉरेन सोचता है कि शायद यही वो बंकर होगा जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। फिर अचानक कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और वो सब अपनी जान बचाने के लिए सभी भाग कर एक एक करके बंकर में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक फौजी जिसका नाम अरियो है अंदर दाखिल होता है तो लुटेरों का फेंका गया बम भी उसके साथ आ जाता है, जिसके बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। जब सभी होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि आरियो बुरी तरह घायल हो चुका है, जबकि स्टैनली देखता है कि विस्फोट के कारण बंकर से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका है और अब वो सभी यहाँ फंस चुके हैं। अब उनके पास खदान के अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उनका ग्रुप ये भी संदेह करने लगता है कि लुटेरों का हमला कोई इत्तेफाक नहीं था, इसलिए सभी वॉरेन से पूछते हैं कि वो इस मिशन पर क्या खोजने आया था। पहले तो वॉरेन कुछ नहीं बताता, लेकिन जब फौजी उस पर हमला करने की धमकी देते हैं तो वो अंत में कहता है कि उसे और री को कुछ गुप्त कागज मिले थे जिनके अनुसार इस बंकर में करोड़ों का जापानी मिलिट्री कमांडर का खजाना छिपा हुआ है। स्टैनली को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन वॉरेन को पूरा विश्वास होता है कि ये खजाना जरूर मिलेगा। जिसके बाद दोनों में बहस छिड़ जाती है। तभी पापा नाम का एक फौजी बोलता है, यार पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ, फिर सोचेंगे क्या करना है। सब मिलकर खदान के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो एक पुल पार कर रहे होते हैं अचानक चारों तरफ रोशनी हो जाती है और अलार्म बजने लगता है, जिसे सब घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया होगा। तब स्टैनली कहता है कि शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से निकलने का और भी कोई रास्ता है। वो आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में बोतलें, हेलमेट, सूट और कुछ डरावनी तस्वीरें थी। वॉरेन और री जब कमरे की तलाश लेते हैं तो उन्हें दीवार पर एक नक्शा मिलता है। उसी दौरान पापा के पीछे कोई गैस मास्क पहने खड़ा होता है। जैसे ही पापा मुड़ता है तो अचानक गायब हो जाता है। वही नक्शे पर लिखा होता है कि ये बंकर 25वीं एरिया आर्मी का है। इसमें वॉरेन को यकीन हो जाता है कि ये वो जगह है जहाँ जापानी कमांडर ने खजाना छुपाया था। री बताती है कि कहा जाता है कि जापान सेना की यूनिट 731 यहाँ पर दुश्मनों को बंदी बनाकर उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती थी। ये सुनकर सबका खून खौल उठता है क्योंकि वॉरेन ने उन्हें बिना बताए इस डरावनी जगह पर ला दिया। वॉरेन कहता है कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। वही फौजी को कैप्टन प्रभु कहता है कि कुछ लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और कुछ यहाँ जख्मी एरियो के साथ रहेंगे। वॉरेन और सुलुंग खजाना ढूंढने की चाहत में कैप्टन के साथ जाने को तैयार होते हैं और कैप्टन प्रभा, पापा, वॉरेन और सुलुंग रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही साइंटिस्ट री, आरियो और बाकी फौजी वहीं रह जाते हैं। जिसे कुछ देर बाद कैप्टन और उसके साथी एक कमरे में पहुंचते हैं जहां कई पिंजड़े हैं। वही वॉरेन को ऑस्ट्रेलियन फौजी का हेलमेट मिलता है, जिसे देखते ही उसे समझ आता है कि यहाँ दुश्मनों को बंदी बनाकर रखा जाता है। उधर एरियो आराम कर रहा होता है, तभी उसे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि जमीन धंस रही है। इससे पहले कि वो कुछ कर भी पाता तभी जमीन से एक हाथ निकलता है और एरियो को खींचकर अंदर ले जाता है। और फिर जब उसके साथी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उस वहशी दरिंदे को देखते हैं और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तभी स्टैनली साइंटिस्ट री से पूछता है कि क्या था ये, लेकिन री को कुछ नहीं पता। बाकी तीनों भी दरिंदे को ढूंढने उस गड्ढे में कूद जाते हैं, जिसके थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें अरियो की लाश मिलती है। वो देखते हैं कि किसी ने उसका गला काट दिया है और उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। और फिर जैसे तैसे करके स्टैनली री को शांत करता है और आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं एक गैस मास्क पहने आदमी उन पर हमला कर देता है। उधर जोको अपने साथी को ढूंढ रहा है और उन्हें ढूंढते हुए वो एक चैम्बर में पहुंच जाता है जहां कई इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं और जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस लुटेरे की लाश भी बहुत ही बुरी हालत में है। तभी कुछ ही पलों में ऐसे डरावने दरिंदे उसे घेर लेते हैं। जोको उन पर गोलियां चलाता लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता और उनमें से एक तो जोको की राइफल छीन लेता है और उस पर हमला करने लगता है और जोको अपनी ताकत से दरिंदे को फेंक देता है, लेकिन तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता और अब सारे दरिंदे जोको को घेरने लगते हैं। फिर जोको अपनी पिस्तौल निकालता है और गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जल्दी गोलियां खत्म हो जाती है और अब उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। उधर कैप्टन प्रावा की टीम एक कमरे में पहुंचती है जहां उन्हें कुछ मेडिकल नोट्स मिलते हैं। इनमें लिखा होता है कि यहाँ कैदियों पर कैसे कैसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तब उन्हें अपने एक साथी की चीख सुनाई देती है और वो उसे बचाने दौड़ते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर री और स्टैनली को भी गैस मास्क वाले आदमी ने पकड़ लिया और वो एक जापानी फौजी है। री उससे जापानी में बात करती है और स्टैनली को बताती है कि वो फौजी उन्हें दुश्मन समझ रहे हैं। री उसे समझाती है
कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तब स्टैनली मौका देखकर फौजी का गैस मास्क उतार देता है। वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। री उसे अपने टैबलेट पर वो वीडियो दिखाती है जब जापानी सेना हारी थी, जिसे देखकर वो बहुत ही दुखी होता है और जापानी झंडे के सामने सर झुका लेता है। उधर कैप्टन और वॉरेन कमरे में फंसे हुए हैं और एक दरिंदा वॉरेन पर हमला कर देता है। कैप्टन उस पर गोली चलाता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो दरिंदा कैप्टन के पीछे पड़ जाता है। तभी सार्जेंट पापा एक लोहे की रॉड उठाकर दरिंदे के सिर पर घुसा देता है, जिससे वो वही मारा जाता है। अब उस दरिंदे के मरने के बाद वॉरेन उसके सिर पर लिखा नाम देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये एक ऑस्ट्रेलियन फौजी था जिसे यहाँ कैद करके रखा गया था। दूसरे कमरे में वो बूढ़ा फौजी स्टैनली और री को अपनी कहानी सुना रहा है। वो बताता है कि उसे और उसके दोस्त को कई सालों तक इस खदान की रक्षा करने का आदेश मिला था। जब जापान सेना 1945 में गई तो वो दोनों यहाँ फंस गए। उसने बताया कि उसने अपने दोस्त को भी मार डाला था, क्योंकि उसका दोस्त हार मानकर यहाँ से जाना चाहता था। जो दरिंदे यहाँ पर घूम रहे हैं, असल में वो दुश्मन फौजी हैं, जिन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। इस वजह से वो पागल हो गए हैं और फिर दरिंदों में बदल गए हैं। जापानी सेना ने अपने लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि उन्हें हमेशा के लिए जवान रखा जा सके। उन्होंने खास तरह का इंजेक्शन बनाया था और उसी इंजेक्शन की वजह से वो आज जिंदा है। उधर कैप्टन प्रावा और उसकी टीम खोजबीन कर रहे हैं, जिस दौरान उन्हें एक दरिंदे की लाश मिलती है, जिससे कुछ देर बाद वॉरेन को एक सिरिंज मिलती है जिसमें सुनहरा तरल भरा हुआ होता है। उसे लगता है कि यही वो इंजेक्शन है जिससे जापानी सेना अमर बनना चाहती थी। तब उसे एहसास होता है कि यही वो खजाना है जिसके लिए वो यहाँ आया था। उधर कैप्टन और पापा बाहर निकलने का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वॉरेन सुलोंग को बताता है कि इस तरल में सोना मिलाया गया है, तो सुलोंग कहती है कि उन्हें ये सिरिंज अपने साथ ले जाना चाहिए और वॉरेन सिरिंज सुलिंग को दे देता है। इधर कैप्टन और पापा दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह एक मूर्ति होती है और कई दरिंदे समुराई सूट पहने खड़े होते हैं और वो गार्ड्स जिंदा हो जाते हैं और वो कैप्टन और पापा पर हमला कर देते हैं। कैप्टन और पापा उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए कैप्टन वॉरेन और सूलिंग को बाहर जाने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि पापा दरवाजा बंद करता, सारे गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं और वो मारा जाता है। वे कैप्टन वॉरेन और सूलिंग अपनी जान बचाकर भागते हैं और जोगो की लाश के पास पहुंचते हैं। और जब कैप्टन उसकी लाश देख रहा होता है, तभी वॉरेन पर एक दरिंदा हमला कर देता है और फिर कैप्टन उससे बचने के लिए वहीं पर एक हड्डी उठाकर दरिंदे को मार डालता है। और फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ स्टैनली, री और बूढ़ा आदमी है। वॉरेन बहुत ही जख्मी हो जाता है, तो सूलिंग उसे वो सुनहरा लिक्विड वाला इंजेक्शन देती है। वे गार्ड्स उनके पीछे आ जाते हैं और वॉरेन को लेकर भागने की कोशिश में बूढ़ा आदमी वहीं रह जाता है। वो गार्ड्स के सामने अपना सिर झुका लेता है और वो बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालते हैं। फिर दरिंदे कैप्टन और स्टैनली पर हमला कर देते हैं और सूलिंग वॉरेन को लेकर दरवाजे से निकलने लगती है और री कैप्टन और स्टैनली की मदद करता है, लेकिन गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर कैप्टन री और स्टैनली से कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए, जिसके बाद री और स्टैनली वेंटिलेटर के जरिए माइन में चले जाते हैं। लेकिन कैप्टन प्रावा गार्ड्स के हाथों मारा जाता है। वो इंजेक्शन लेने के बाद वॉरेन भी एक दरिंदे में बदल जाता है और वो सूलिंग को मार डालता है। दूसरी तरफ स्टैनली और री को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जो पानी से होकर जाता है, लेकिन गार्ड्स भी पानी में आ जाते हैं। री और स्टैनली पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और उसके थोड़ी देर बाद री बाहर आकर स्टैनली को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता उसे, जिसका मतलब स्टैनली को भी गार्ड्स मार डालते हैं। आखिरकार री पानी से बाहर आती है, लेकिन गार्ड्स भी उसी के पीछे आ जाते हैं और उसे भी मार डालते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।